साथियों, आज चर्चा नेटो पे यानी NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन पे, जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी और यह वॉशिंगटन ट्रीटी के आधार पर हुआ था। आज भी इसका कर्ता धर्ता मुख्य रूप से अमेरिका ही है, उसी के नेतृत्व में यह काम हो रहा है। क्यों मैंने इसकी चर्चा करनी चाहिए आपसे? आज अभी के समय में विल्नियस यानी लिथुआनिया के एक छोटे से जगह में नेटो सदस्यों की एक अहम बैठक चल रही है। तथाकथित रूप से कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे, खासकर रूस और यूक्रेन के युद्ध के संबंध में। नेटो का गठन मुख्य रूप से USSR यानी सोवियत रशिया के खिलाफ था। उसके बढ़ते प्रभुत्व को तोड़ना था। मजदूर वर्ग के नेतृत्व में समाजवाद की जहाँ जहाँ भी संरचनाएं हो रही थी, बढ़ रही थी, उसके देश बढ़ रहे थे, उसको तोड़ना था किसी भी तरीके से, अंदरूनी हस्तक्षेप करके, सैनिक द्वारा, आर्थिक, राजनीतिक और वैचारिक आधार पर भी। यह आधार था नेटो का। उसके बाद से हमें पता है कि USSR 1991 में बिखर गया, जो खुद ब खुद एक पूंजीवादी देश या साम्राज्यवादी देश में बदल चुका था। और इसके बिखरने के बाद से नेटो का होना, अस्तित्व में रहना बेमानी हो चुका था। और कई लोगों ने कहा, दुनिया भर में लोगों ने कहा, कई देशों ने कहा कि अब इसे खत्म कर दिया जाए। लेकिन अमेरिका यह नहीं चाहता था। उसकी चाहत थी कि उसका प्रभुत्व पूरे दुनिया में बना रहे, खासकर उभरते हुए वैसे ताकतों के खिलाफ वह नेटो का इस्तेमाल करना चाहता था जो विश्व बाजार से उसकी भूमिका को कम कर रहे थे, जैसे चीन। खुद ब खुद रशिया और उसके 2-4 मित्र जो CIS के सदस्य थे USSR के टूटने के बाद से, या यूरोपियन यूनियन जो खुद में एक बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा था, और नेटो और अमेरिका से स्वतंत्र होकर यहाँ के बड़े पूंजीपतियों की इच्छा थी कि हम भी स्वतंत्र रूप से रहें, विश्व बाजार में हमारी भी पकड़ हो, अमेरिका को पीछे करें, हम उसके पिछलागू क्यों बने रहे। लेकिन अमेरिकी पूंजीवादी सत्ता की, साम्राज्यवादी ताकत की यह मंशा नहीं थी और वह धीमे धीमे करके नेटो को बढ़ाता रहा। छोटी सी आंकड़ा के रूप में बता दूं कि 1991 में टूटने के बाद से 2004 और 2009 तक कई देश जो पहले USSR के सदस्य थे या वार्सा के सदस्य थे, वह नेटो के सदस्य बन गए, जैसे बुल्गारिया, स्लोवेनिया, बाद में अल्बानिया, क्रोएशिया, मोंटेनग्रो, नॉर्थ मैसेडोनिया। ये सब के सब नेटो के गिरफ्त में आ चुके थे। वहाँ के जो पूंजीपति वर्ग, वहाँ के सत्ताधारी जो शक्तियाँ थी, वह चाहती थी, जिनकी आवाज़ पूरे विश्व में नहीं फैलती थी, कि अमेरिकी साम्राज्यवाद के माध्यम से उसकी भी आवाज़ पहुँचे। और उसका अगला लक्ष्य मोल्दोवा, यूक्रेन जो दिख रहा है, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान तक था। फिनलैंड बन चुका हाल फिलहाल में। US और माफ़ कीजिएगा, यूक्रेन और रशिया के युद्ध के बाद स्वीडन बनना चाहता है, कुछ कारणवश नहीं बन पा रहा, लेकिन हो ही जाएगा। बोस्निया एंड हर्जेगोविना यह भी हैं। ऑस्ट्रिया, साइप्रस, आयरलैंड, मोल्दोवा, सर्बिया, ये सारे के सारे उसके सदस्य बनना चाहते हैं। आज वह 31 हो चुके हैं और बढ़ के 40 के आसपास पहुंच सकते हैं। इनका लक्ष्य क्या है? इन्होंने जिस ढंग से युगोस्लाविया को तोड़ा, खंड खंड में बिखेर दिया, जिस ढंग ने नेटो ने वहाँ नरसंहार किए, औरतों के साथ बलात्कार हुआ, यह कम से कम युगोस्लाविया के लोग नहीं भूल सकते अभी हाल फिलहाल में। इनका लक्ष्य था बढ़ते हुए कदम से रशिया को इर्द गिर्द से घेरना और रशियन फेडरेशन को तोड़ना, क्योंकि रशिया एक बहुत बड़े भूभाग का स्वामी है।
वहाँ बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वेल्थ है, इस पे इसकी नज़र है। दूसरे, रशिया सैन्य दृष्टि से काफ़ी मजबूत हो रहा था। सोवियत समय के बहुत सारे वैसे अस्त्र शस्त्र और टेक्नोलॉजी इनके हाथ में लगी पड़ी थी, जिसमें मिसाइल और दूसरे अन्य तरह के अस्त्र शस्त्र। रशियन एरोस्पेस फोर्सेस, फाइटर, बॉम्बर, स्ट्रेटेजिक हवाई जहाज, वो सारे उसमें शामिल हैं। शिप में भी, सबमरीन्स में भी इसकी काफ़ी बहुत पहुंच है। इसकी बराबरी यदि कोई कर सकता है तो वो चाइना आ रहा है। चाइना की बात कभी बाद में करेंगे। वैसे चाइना के बाद पे इतना तो ज़रूर बता दूं कि अमेरिका की दूसरी तरफ लड़ाई चीन से है। चीन की बढ़ती निवेश पूंजी, फिनांस कैपिटल का प्रभुत्व पूरे अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशिया के अन्य देशों में फैल रहा है, यहाँ तक यूरोप में भी है। खैर, यूरोप और अमेरिका में जो रूस के जो संपत्ति थे, जो निवेश पूंजी थे, उसको तो इन लोगों ने हड़प लिया। रूस ने ऐसा कभी नहीं सोचा होगा, छोटे मोटे देशों के लूट लेते हैं। जैसे लीबिया के जितने पैसे थे, लीबिया पर आक्रमण के बाद से नेटो ने जो वहाँ तोड़फोड़ मचाई, गंदगी की, लीबिया एक एडवांस कंट्री बन रहा था, अब वो उस क्षेत्र में पहुंच गया है जहाँ लीबिया में अब स्लेव्स की खरीद बिक्री होती है। तो लीबिया के जितने भी संपत्ति थे उन्होंने अपने बैंक में, जहाँ तहाँ स्वीडन वगैरह वगैरह में जो सुरक्षित माने जाते हैं, मॉरिशस, पनामा वगैरह वगैरह में, वह सब इन्होंने लूट लिए। वही हालत बोलिविया और लैटिन अमेरिका के कई देशों के साथ हुआ। युगोस्लाविया का तो खैर मैं बता ही चुका हूँ, अफगानिस्तान, ईरान, माफ़ कीजिएगा, इराक और अन्य कई देश हैं। यह इनका स्वाभाविक काम है, यह लूट लेते हैं। और रूस के बाद इनका अगला ध्यान चीन पे ही होगा, जिसमें जहाँ नेटो नहीं, वो अटलांटिक संधि के अंदर में नहीं आता है। तो क्वाड और दूसरे कई तरह के इन्होंने ग्रुप बना रखे हैं। क्वाड जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ भारत भी है, जो चीन की घेराबंदी करना चाहता है। वैसे ही 5 आइज है फिर कभी। तो अभी जो अंतिम बात जो मैं कहना चाहता हूं, यदि अभी भी आप मेरे साथ जुड़े हुए, जो विल्नियस में इनके गठबंधन का जो चर्चा चल रही है, जिसमें इन्होंने कई बातें कही। बाइडेन ने कहा कि वह चीन को चेता रहा है कि वह अपनी सत्ता और जो विश्व बाजार में जो हस्तक्षेप कर रहा है उससे पीछे हटे। और साथ साथ उसने भी कहा कि मैं धमका नहीं रहा हूँ। खुलेआम धमकी है, और धमकी के पीछे वह ताइवान के माध्यम से और दूसरे माध्यम से हो। पहले भी चीन के कई भागों में, जैसे हांगकांग में, काफ़ी बड़े लंबे आंदोलन के पीछे अमेरिकी हाथी थे। तो क्या ये सब मिलके कुछ नई पॉलिसी बना रहे हैं? यहीं पर ध्यान देने की बात है दोस्तों। कुछ भी नई पॉलिसी नहीं बनने वाली, ये पहले ही से है। और जो भी नया कुछ आ रहा है, इन्होंने पहले ही तय कर लिया है। इनके डिफेंस एक्सपर्ट, सेक्रेटरी वगैरह वगैरह, और उसके पीछे वॉर इंडस्ट्रीज जो आर्म्स अम्यूनिशंस बना रहे हैं, अरबों खरबों का मुनाफा कर रहे हैं। मिसाइल, टैंक्स, आर्टिलरी यानी तोपची, एरोप्लेन्स, और जितने भी सामान बन रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, वो सब जो हैं इनके माध्यम से ही तो व्यापार कर रहे हैं। जो यूक्रेन को बेचे या दुनिया भर के अन्य देशों को बेचे, जहां रूस भी बढ़त ले रहा था और चीन भी अपनी पूरी की पूरी ताकत लगा रहा है ताकि मुनाफा उसे ही मिले। यह सारा कुछ तय हो गया। यह जो हो रहा है वह दिखाने के लिए, जनता को मूर्ख बनाने के लिए हो रहा है। या अंत में कुछ बातचीत हो जाए, जो कि ये टेलीफोनिकली या ऐसे बात नहीं करना चाहते हैं, सीधे के सीधे बताना चाहते हैं कि भैया हमारा अगला कदम यह है, न्यूक्लियर वॉरफेयर हो तो हम क्या करें। अभी कुछ समय पहले तक, 5-6 महीने तक पहले तक ये रेड लाइन की बात करते थे, यानी जो अस्त्र शस्त्र ये यूक्रेन को बेच रहे हैं या दे रहे हैं, एक सीमा से पार नहीं करेंगे। यानी फाइटर प्लेन नहीं देंगे, फाइटिंग सबमरीन्स नहीं देंगे, लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स नहीं देंगे। वो सारे अब सप्लाई हो रहे हैं। यहाँ तक कि क्लस्टर बॉम्ब भी देने की बात है, जो काफ़ी खतरनाक है। और वर्ल्ड कन्वेंशन ने इसे मना कर दिया है, यूएनओ ने, कि इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए।
क्योंकि इसमें से एक बॉम्ब से कई 50-100 से अधिक छोटे छोटे बॉम्ब निकलते हैं जो धरती में अंदर भी प्रवेश कर जाता है और एक्सप्लोड नहीं करता है, जो दसियों तक रहता है। और बाद में यदि आप उसके ऊपर गाड़ी चला रहे हैं, सिविलियन पॉपुलेशन जा रहा है, कोई भी जा रहा है, वह एक्सप्लोड कर सकता है और आप मरेंगे। लेकिन वह दे रहा है, और इसके साथ कह के दे रहा है अमेरिका कि वह सेफेस्ट बॉम्ब दे रहा है। वो वहीं इस्तेमाल करेगा यूक्रेन जहां सिविलियन पॉपुलेशन ना आता हो। साथ साथ पीछे से और भी एक अमेरिकी तथाकथित रूप से स्ट्रेटेजिक या युद्ध के जो एक्सपर्ट बन के आते, उन्होंने कहा है कि लड़ाई में यह नहीं देखा जाता है कि कहाँ सिविलियन और कहाँ फौजी है, लड़ाई जीतने के लिए किया जाता है। सही फरमाया उसने। तो यह स्थिति है। वैसे भी जैसे भारत के प्रधानमंत्री जाते हैं, दूसरे लोग अमेरिका जाते हैं, गले मिलते हैं, हाथ मताते हैं, रैली करते हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया वगैरह पे फोटो डाले जाते हैं। इस सब के पीछे पहले की सब चीज़ पूरी हो चुकी रहती है। कुछ भी नया नहीं है दोस्तों, कि हमारे बाजार में आप कितनी पूंजी लगा सकते हैं और आपकी मदद से हम अपनी पूंजी कहाँ लगा सकते हैं। भारत के विदेश मंत्री नाइजीरिया यानी अफ्रीका में गए हुए, वहाँ पे मुख्य रूप से करने गए कि हमारे जो देश के बड़े पूंजीपति हैं वहाँ ये चीज़ आप क्या लगाना चाहते हैं, आप कितने हद तक सहमत हैं, कितने प्रतिशत पर आपको लोन चाहिए, चीन से हम आधा प्रतिशत पे कम देंगे। इस तरह की तकनीकी भी हम ट्रांसफ़र करेंगे कि नहीं करेंगे, यह संघर्ष चल रहा है। यह पूंजीपति साम्राज्यवादियों की ये दलाल है। महामूर्ख भी हो सकते हैं, जाहिल और पाखंडी भी हैं, और यह युद्ध उन्हीं के द्वारा करवाया जाए। जनता युद्ध नहीं चाहती है दोस्तों, जनता शांति और अमन चाहती है, जनता रोजगार चाहती है। मजदूर वर्ग और उसके जितने भी सहयोगी वर्ग हैं, जैसे किसान और दूसरे लोग, बेरोजगार लोग, उन्हें स्वास्थ्य व्यवस्था चाहिए, शिक्षा चाहिए, एक वैज्ञानिक शिक्षा चाहिए, घर चाहिए। और यह इस पूंजीवादी साम्राज्यवादी व्यवस्था में संभव नहीं है। यहाँ जब आप ज़्यादा सर उठाएंगे, लड़ाई करेंगे, हंगामा करेंगे, शोर मचाएंगे, तो आपको आतंकवादी तक कहा जाएगा, आपको जेल में डाला जाएगा। नहीं होगा तो आपको धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे बांटा जाएगा। उससे भी नहीं मानते तो दूसरे देश से युद्ध किया जाएगा, आपके खिलाफ युद्ध किया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।